हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्लास 11th का अपना चैप्टर है। जीओसी में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करते हैं बेटा हम लोग। जीओसी में सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड क्लीवेज की। फर्स्ट, बॉन्ड फिशन, बॉन्ड फिशन और बॉन्ड क्लीवेज। पहला पॉइंट कौन सा है बेटा जीओसी का? बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फिशन। यानी बॉन्ड क्लीवेज कितने टाइप का होता है, जैसे कि आपके होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में बॉन्ड बीच में से बिल्कुल बीच में से टूटता है और हेटेरोलिटिक में एक साइड से बॉन्ड टूटता है। बात क्लियर है? इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे क्या होता है कि कौन से बॉन्ड क्लीवेज में आयंस बनते हैं और कौन से बॉन्ड क्लीवेज में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इस तरह का डिस्कस किया जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे इसमें सबस्ट्रेट एंड, दूसरी बात करेंगे सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग रिजेंट। सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग रिजेंट। अटैकिंग रिजेंट मतलब रिजेंट ही होता है। ये अटैकिंग रिएजेंट रिएजेंट ही कहलाता है, रिजेंट और अटैकिंग रिजेंट। दूसरी बात ये की जाएगी। तीसरा है अपने पास न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल की बात की जाएगी कि न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी कितनी है, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। और चौथा हमारे पास पॉइंट रहेगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इसका ओवरव्यू समझ में आ गया बेटा, कौन कौन सी स्टडी होगा इसमें। और जो पांचवा पॉइंट आएगा इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का यूज होगा, उपयोग होंगे, एप्लीकेशंस होंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में आपने देखा होगा दो तरह के इफेक्ट होते हैं, परमानेंट इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में हम 6-7 पॉइंट कंसिडर करते हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR, टॉटोमेरिज्म, एरोमेटिसिटी। ये 6-7 बातें हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में आती हैं। इनको वन बाई वन स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हम बॉन्ड फिशन या बॉन्ड क्लीवेज। तो इसमें हेडिंग लिख लेंगे बॉन्ड क्लीवेज इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जरूर नहीं है बॉन्ड क्लीवेज अकेला रहने दो, कहीं भी आप बॉन्ड क्लीवेज करोगे दो ही टाइप का होगा, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो। बॉन्ड क्लीवेज, तो बॉन्ड का डिसोसिएशन को ही बॉन्ड क्लीवेज कहा जाता है। व्हाट इज बॉन्ड क्लीवेज? डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड क्लीवेज। अब बॉन्ड क्लीवेज के टाइप्स कौन कौन से हैं? होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बॉन्ड क्लीवेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बॉन्ड क्लीवेज। फर्स्ट वन इज होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज मींस होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड। इसमें बॉन्ड कैसे टूटता है पहले ये देख लें, फिर उसको डिफाइन कर लेना। जैसे अपने पास कोई मॉलिक्यूल है बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर अपने पास मॉलिक्यूल है CH4। अब इसमें जो बॉन्ड है आप सबको पता होगा कि पहले तो CH3 को साइड में लिख लो, सिर्फ एक हाइड्रोजन को तोड़ना है हमें, उसको समझाते हैं। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? तो बिल्कुल सही, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बोल रहा होमोलिसिस,
होमो मीन्स समान, होमो मीन्स समान, तो समान रूप से टूटना, समान रूप से मतलब है यहां पे बिल्कुल बीच में से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉनों को समान डिवाइड कर दिया जाए, समान रूप से डिवाइड कर दिया जाए तो उसको बोलेंगे होमोलिसिस या होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, बीच में से तोड़ना। अब क्या होगा बेटा, इससे क्या रिजल्ट निकला, ये CH3 अपना जगह रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास पहुंच गया। इसमें क्या हुआ बेटा, बिना चार्ज वाली स्पीसीज बनी। बिना चार्ज वाली स्पीसीज को क्या बोलते हैं ना, बिना चार्ज वाली स्पीसीज को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो ड्यूरिंग द होमोलिसिस, during the homolysis of a covalent bond, एक कोवलेंट बॉन्ड के होमोलिसिस से क्या होता है, ड्यूरिंग द होमोलिसिस ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड द फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। बात समझ में आई बेटा, आयंस नहीं बने अभी, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, आयंस नहीं बने, क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल क्या होती है, रिएक्टिव स्पीसीज होती है। क्या होती है बेटा ये, फ्री रेडिकल्स आर द रिएक्टिव स्पीसीज विदाउट एनी चार्ज। देखो रिएक्टिव स्पीसीज दो तरह की होती है, जो चार्ज के साथ रिएक्टिव है और एक बिना चार्ज के साथ रिएक्टिव है। बिना चार्ज के साथ जो रिएक्टिव है उनको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। तो इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये रिएक्टिव हैं तो क्यों है, इसका कारण भी बच्चा पूछेगा कि व्हाई द फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिव। इसकी स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन बना, व्हाई द फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिव, व्हाई द फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिव, व्हाई, ये क्वेश्चन अपना बन जाता छोटा सा। फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिव, रेडिकल्स आर रिएक्टिव, व्हाई। तो आपका क्या आंसर होगा बेटा, सिंपल सा। थोड़ी देर के लिए वापस उसी पर जाइए, फ्री रेडिकल पर। यहां हमारे पास फ्री रेडिकल कौन दिखाई दे रहा है बेटा आपको, यहां फ्री रेडिकल देखो कौन है, यहां पे फ्री रेडिकल दिखाई दिया CH3 फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है बेटा, CH3 फ्री रेडिकल। उसको हम वहां पर उठा के ले चलते हैं कि रिएक्टिव है तो क्यों है। हमें क्या दिखाई दे रहा था अभी, फ्री रेडिकल, ये CH3 फ्री रेडिकल या मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल और दूसरा कौन दिखाई दे रहा था, H फ्री रेडिकल। इन दोनों फ्री रेडिकल को हम इसके आंसर में ले चलते हैं, क्वेश्चन के में जो क्वेश्चन लिखा है, फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिव स्पीसीज बाय या रिएक्टिव बाय। हम देखिए पहले तो मिथाइल फ्री रेडिकल को लिख लेते हैं और इधर H फ्री रेडिकल को लिख लेते हैं और दोनों का रिएक्टिविटी का पता करते हैं। मिथाइल फ्री रेडिकल का आप डायग्राम बनाएंगे तो 3 बॉन्ड बन चुके हैं हाइड्रोजन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे इसके साथ पड़ा हुआ है। ये डायग्राम दिखाई दिए बेटा। थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 1 कोवेलेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और एक फ्री रेडिकल की वजह से जो बना इलेक्ट्रॉन। तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं बोलो, इसके आसपास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए, 2 2 2 एंड 1, कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। और किसी चीज को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 और यहां पर कितने, 7। तो क्या रह गया, ये अनस्टेबल है, रिएक्टिव है। तो देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट
octet in free radicals. In free radicals. So these are reactive species. So these are, बात समझ में आ गई होगी बेटा? There is incomplete octet in free radicals. So these are reactive species. अब आपसे कोई पूछे तो आप आंसर बोल सकते हो क्या कि भाई हाँ इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसलिए इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसलिए रिएक्टिव होती हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन का आंसर बन गया बेटा डायग्राम के साथ में। फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिव बाय, फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिव एज देयर ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। इनका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। यदि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता तो उसको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं। अब बच्चे पूछेंगे हाइड्रोजन क्यों रिएक्टिव है? तो बेटा हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इज रिएक्टिव व्हाई? इट्स डुप्लेट इज इनकम्प्लीट। H free radical is reactive as its duplet is incomplete. Its duplet is incomplete. हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन होते तो रिएक्टिव नहीं रहता, स्टेबल हो जाता। H free radical is reactive as its duplet is incomplete. तो हाइड्रोजन के मामले में आंसर डुप्लेट से देंगे, बाकी अदर कार्बन फ्री रेडिकल्स के मामले में आप आंसर ऑक्टेट से देंगे। अब इस डायग्राम को आप देख के मुझे इन फ्री रेडिकल्स का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। इस डायग्राम को देख के आपको क्या करना है? इन फ्री रेडिकल्स का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। कई बार हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा था ये, फाइंड दी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, फाइंड दी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। Find the hybridization state of the following free radicals। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल्स की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, दोनों केस में हाइब्रिडाइजेशन आपको एक सा नजर आएगा लेकिन एक सा होगा नहीं, ध्यान देना, बहुत ही काम का पॉइंट है ये। पहला आपका CH3 फ्री रेडिकल है बेटा और दूसरा है CCl3 फ्री रेडिकल। इन दो में बताइए। अब A sp2sp2, B sp2sp3, C sp3 and sp3, D sp3 and sp2। ठीक है, अब कौन सा आंसर रहेगा बेटा? इसमें आंसर रहेगा आपका, इस वाले का तो sp2 है, पहले वाले का तो sp2 है और इस वाले का sp3 है। थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। अभी देखते हैं इसको। ऐसा क्यों? हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं अब समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, यहां तक पहले क्वेश्चन नोट कर लो, आंसर देख लो। अब इस आंसर को समझते कि आया कैसे। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल्स। पहला मिथाइल फ्री रेडिकल है और दूसरा ट्राइक्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल। ट्राइक्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, ट्राइक्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल। उसमें मिथाइल फ्री रेडिकल एंड ट्राइक्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल्स हैं।
उनमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछा है तो बच्चों को दोनों में सेम नजर आती है, या तो बच्चे ए आंसर दे देते हैं या फिर कोई ना कोई गलती कर जाते हैं। और आंसर क्या रहेगा, एक में sp2 और एक में sp3। चेक करें कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर। देखो बेटा सॉल्यूशन है इसका, ये जो CH3 था उसका डायग्राम तो ये हो गया अपना, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, फ्री रेडिकल। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता करने के लिए सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लॉन पेयर, यहां सिग्मा बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 3, लॉन पेयर पूरा पेयर नहीं है, आधा पेयर है 0.5, लॉन पेयर कंप्लीट पेयर नहीं है, अपने पास होगा 3.5। अब क्या करें, एक केस है अपने पास ये कार्बन क्लोरीन क्लोरीन वाला, कार्बन क्लोरीन, तो इसमें भी क्या 3 सिग्मा हो गए और हाफ लॉन पेयर, HS इक्वल टू 3 सिग्मा प्लस 0.5 लॉन पेयर, ये भी बेटा 3.5 आ गया। हमने ये बात तो हमेशा देखी है, HS की वैल्यू 2 आता है तो sp बोलते हैं, HS का वैल्यू 3 आता है तो sp2 बोलते हैं, HS का वैल्यू 4 आता है तो sp3 बोलते हैं। इस क्वेश्चन में इसी कंसेप्ट का यूज है, बस इतने तक का। HS का वैल्यू यदि 2 आए तो sp, 3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3 बोलते हैं। अब 3.5 आ गया, ना तो 3 आया ना 4 आया, यही कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में, इसी कंफ्यूजन को हटाना था, यही बेसिक कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का, ये थीम था। बात समझ में आई? तो यहां तक नोट करेंगे इसको पहले, तो फिर इसको समझना है। हाइब्रिडाइजेशन पता यही है, अब इनका पता करने के लिए ध्यान देना। अब इस फ्री रेडिकल के मामले में क्या देखना होता है बेटा, सराउंडिंग एटम भी देखना पड़ता है। देखो आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होगी बच्चों को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता करो। यदि बच्चे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन कितनी लेते हैं 2.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितने लेते हैं 2.1, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन कितनी होता है 3.0। ये बात आप सबको ध्यान होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बात क्लियर? तो बेटा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। ये 3 बातें पता हैं। अब आराम से हाइब्रिडाइजेशन बन गया। ऐसे फ्री रेडिकल का जिसका 3.5 या पॉइंट में आया और सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन हो या, और ये कार्बन है 2.5 और 2.1, सराउंडिंग एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कम, तो कार्बन की 2.5 है और आसपास के जो एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। यदि कम है तो 3.5 से थोड़ा कम लेते हैं, कम कितना लेंगे 3 लेंगे और आंसर sp2 देंगे। क्या लेंगे बेटा 3.5 से कम लेंगे, हाँ तो 3.5 से कम लेंगे, 3 लेंगे, और 3 लेने के बाद में जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की 3 है और इसकी 2.5 है बेटा, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो 3.5 से ज्यादा लेंगे यानी 4 लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या माना जाएगा sp3। बात क्लियर हो गई? यहाँ इस बात का ध्यान रखना है, किस बात का, कि जब आपके सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जब आपके सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो आपकी जो HS वैल्यू आती है उस HS वैल्यू में आप 0.5 को हटा दें या कम वैल्यू लें,
और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आती है तो 0.5 को कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करके थोड़ा ज्यादा कर दें और फिर आप हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करें, आपका हाइब्रिडाइजेशन सही आएगा। तो समझ में आ गया, CH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp2, और CCl3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3। बात क्लियर, यही आंसर लगाया था देखो बेटा, sp2 एंड sp3। अब आप मुझे ये जो मैं फ्री रेडिकल्स और दे रहा हूं दो, उनका आप बताएंगे आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां तक नोट कर लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। फाइंड द HS हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। यहां पे आपको क्या फाइंड करना, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। HS मेरा नाम भी है हिम्मत सिंह। तो फाइंड दी HS, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड करना, मुझे फाइंड नहीं करना, ठीक है। फाइंड दी HS, फाइंड दी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ CF3 फ्री रेडिकल। CF3 फ्री रेडिकल, CF3 फ्री रेडिकल के HS प्राप्त करें। A, B, C, T, sp, sp2, sp3, नन। तो बेटा इसमें कोई खास बात नहीं है, सिंपल सा फंडा वही। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने इसके बॉन्ड बनाए 3 के, फिर फ्री रेडिकल लगाया, टोटल सिग्मा 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 HS इक्वल टू 3 सिग्मा हाफ लॉन पेयर, टोटल मिला के होगा 3.5। अब सुनो, H गलत लगा दिया, F लगाना था इसमें। तो कार्बन, फ्लोरीन, 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 फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल बनाने के बाद 3 सिग्मा और हाफ लॉन पेयर 3.5। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता हो तो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मैक्सिमम एवं 4। याद रखना, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो फ्लोरीन की, और वो भी कितनी है, 4 है। कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में जितनी भी पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो किसकी है, फ्लोरीन की, और 4 है। और आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन अभी अभी बता था 2.5। तो बताओ सराउंडिंग एटम की ज्यादा है या कम है, सराउंडिंग एटम की ज्यादा तो इससे ज्यादा नंबर लेंगे, यानी 4 लेंगे। क्या हो गया बेटा, फ्लोरीन है ये, फ्लोरीन की 4 है और कार्बन की 2.5 है। और इनके अब ये कार्बन से कंपेयर करो सराउंडिंग एटम को, तो 2.5 से 4 ज्यादा या कम है, 2.5 से 4 ज्यादा है, मतलब ज्यादा है तो ज्यादा वाला लो। और यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो 2.1 होता, कम होता तो कम वाला लेते। बात समझ में आ गई बेटा, कम होता तो कम वाला लेते। बात क्लियर, यहां पर एक तरह कंपेयर करना होता हमें। तो 2.5 से 4 ज्यादा है, सराउंडिंग एटम की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा लेके sp3 बता दो, तो आंसर क्या हो गया बेटा, sp3। अब ज्योमेट्री क्या हुई, sp3 की तो आप टेट्राहेड्रल बोलते हैं, sp3 की क्या होती है, टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो यहाँ होगी नहीं, क्योंकि सारे बॉन्ड्स होते हैं ना। तो रेगुलर जो आप सोचते हैं वो ज्योमेट्री कब आती है, जब 4 के 4 बॉन्ड होते हैं। यहाँ 4 तो बॉन्ड ही नहीं है, कितने बॉन्ड हैं, 3, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक फ्री रेडिकल पड़ा हुआ है। तो जब 4 बॉन्ड नहीं है तो फिर ज्योमेट्री क्या दे बोलो, जब 4 बॉन्ड नहीं है तो ज्योमेट्री क्या देंगे बेटा, टेट्राहेड्रल तो बनाएंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे, एक ऑर्बिटल इधर जाएगा, एक ऑर्बिटल इधर जाएगा, टेट्राहेड्रल में एक ऑर्बिटल इधर जाएगा,
एक ऑर्बिटल इधर जाएगा, 4 ऑर्बिटल बना दिए। अब 4 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल में तो आप बॉन्ड बना दो। क्या बना दो? पहले ऑर्बिटल में फ्लोरीन का बॉन्ड, दूसरे में फ्लोरीन का बॉन्ड, तीसरे में फ्लोरीन का बॉन्ड, और एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दो। तो ये क्या बन गया? एक ट्राइएंगल के ऊपर पिरामिड बन गया। क्या बन गया? ये ट्राइएंगल है, इस ट्राइएंगल के ऊपर क्या बन गया? पिरामिड बन गया। तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। बात क्लियर? ज्योमेट्री भी यदि पूछा जाता इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल होगी, न कि टेट्राहेड्रल, न कि sp2 के अकॉर्डिंग ट्राइगोनल प्लेनर। ये नहीं होगी। क्या होगी? सिर्फ ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। बात समझ में आ गई? अब यहां तक तो ठीक है कि फ्री रेडिकल्स किस में बनते हैं बेटा? होमोलिटिक क्लीवेज में। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तीसरा, इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वो डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन किस पर, क्योंकि इनका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आती है, वो बेटा डेसिमल में आती है, पॉइंट में आती है। एग्जैक्ट आ जाए तो बहुत आसानी से कैलकुलेट करते हैं हम। एग्जैक्ट आ गया कि HS2 आ गया तो SP बोल देंगे, HS3 आ गया तो 2 SP2 बोल देंगे, HS4 आ गया तो SP3 बोल देंगे। लेकिन इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आती है, ना तो 2 आती है, ना 3 आती है, ना 4 आती है, पॉइंट में आ जाती है। अब पॉइंट में आ जाती है तो क्या करें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम देखना पड़ता है। सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ज्यादा नंबर के लेकर के, थोड़ा सा पॉइंट को इंटीजर में कन्वर्ट करके ज्यादा नंबर के साथ, और उसको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताते हैं। यदि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उस पॉइंट वाले डिजिट को हटा करके जो बचता है उससे हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अंदर बात बचती है पूरी फ्री रेडिकल्स की, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन कौन की ध्यान रखनी है? अच्छा, ये डाउट है तो सब में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करा देता हूं। देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, इनकी तो बेटा हमें ध्यान रखनी है ताकि कोई दिक्कत ना आए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम इंपॉर्टेंट एटम्स, और ये पॉलिंग स्केल पर है, एक पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। पॉलिंग स्केल वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम याद कर रहे हैं। कौन सी? पॉलिंग स्केल वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने जा रहे हैं। देखो बेटा, बहुत ही आसान तरीके से याद होती है, ये ज्यादा टफ नहीं है। बस आपको याद रखना है क्या? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले तो इन एलिमेंट्स को अरेंज कर लो जिनका याद करना है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हलीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद की FR की जरूरी नहीं है। लीना की रब से, यहां तक याद है, लीना की रब से। इसके बाद पहला जो पीरियड, मतलब दूसरा पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और तीसरा पीरियड है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। प्रश्न, फिर कल बाहर आई आत्मा या आंटी? फिर कल बाहर आई आत्मा। इनका ये हम लेते हुए इतने से एलिमेंट को आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना है। अब याद कैसे होगी? बहुत आसान है। देखो बेटा, अभी अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में? क्लोरीन की। और कितनी बताई थी वो? 4। बस ये याद कर लो आप बस।
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद है 4.0 फ्लोरीन की है, ये लिख दो। फिर बेटा आधा आधा कम करते जाओ, इधर आ जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके 4 है तो इसकी कितनी हो गई, आधा कम करो 3.5, और आधा कम करो, और आधा कम करो, और आधा कम करो, और आधा कम करो, और आधा कम करो 1. देखो बेटा एक लाइन की तो पूरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद, ठीक है। अब इसमें एक लाइन की जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी हो जाए, इसमें 0.1 कम कर दो, 0.9 रख दो, 0.1 कम कर दो, ये बात एक्स्ट्रा याद रखनी यहाँ पे 0.1। अब इसमें फास्फोरस तक, देखो फास्फोरस तक कहां तक, फास्फोरस तक 0.3 बढ़ाते जाओ, 0.3 जोड़ते चलो, 0.9 में 0.3 जोड़ो, 0.9 में 0.3 जोड़ा तो 1.2, अब 0.3 जोड़ो 1.5, फिर से 0.3 जोड़ो, फिर से 0.3 जोड़ो 2.1, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 होगा ना, 1.8 में 2.1। अब देखो यहां तक कोई दिक्कत, तो 4 याद किया, आधा आधा घटाया, उसमें 0.1 घटा के 0.33 जोड़ दिया। अब मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H इज नियरली इक्वल टू T, हप, याद रखो हप, H और P की क्या होती है, नियरली इक्वल है। जब P की 2.1 आ गई, H की भी आप 2.1 लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H एंड P इज 2.1, ये याद रख लो। अब H एंड P इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है इक्वल होती है नकल। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 3.0, तो नकल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नियरली सेम, नकल याद रखें, नकल, न और कल, तो इसके 3 है तो इसकी भी, इनकी तो याद पहले ही हो गई थी, एन की तो Cl की भी याद हो गई डायरेक्ट। अब एक और है कसाई, सॉरी CSI, कसाई नहीं, CSI, CS और I तीनों की नियरली इक्वल होती है। इन तीनों में किसका याद है आपको, C का याद है 2.5, इसके तीनों की 2.5 कर दो बेटा, CSI, तो C 2.5, S 2.5, I 2.5, देखो सबकी याद हो गई लगभग। देखिए बेटा सबकी याद हो गई है। इस अकेले में बीच में 3 और 2.5 के बीच में लगभग क्या होता है 2.8, इसकी अकेली के अलग से याद कर लो, और इसकी 2.2 अलग से याद कर लो, चाहो तो ठीक है, नहीं तो एस्टेटिन की कभी पूछी नहीं जाती, एस्टेटिन की जरूरत नहीं पड़ती। एस्टेटिन 80 को आप लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो और भी अच्छी बात है। 2.2 को यहां तक याद हो गया। अब इसमें और बचा थोड़ा थोड़ा, 0.9 के बाद आता है अपना 0.8, 0.7। अब यहाँ पे और भी कौन कौन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको इक्वल दिख रही है, बोलो, नियरली इक्वल, अप टू डाउन जाता है वैसे घटती है, अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, पर कौन कौन की इक्वल दिखाई दे रही है आपको, पोटेशियम एंड रुबिडियम की, तो K एंड RB इज नियरली सेम, दैट इज इक्वल टू 0.8। और कौन की इक्वल दिख रही है, BAL, बैल नॉट भैंस, B एंड AL, इनकी भी नियरली इक्वल दिखाई दे रही है बेटा।
बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम की चेक करें कितनी है, कितनी है 1.5। तो देखो पूरा चार्ट याद हुआ कि नहीं। दो तीन बार बेटा लिखोगे, सोचोगे जो मैंने बोला उस तरह से। सबसे पहले फ्लोरीन की याद कर लो, फिर 0.4 मतलब सॉरी 0.5 घटाते जाओ, 1 तक आ जाए, 0.1 घटा करके 0.3 जोड़ते जाओ 2.1 तक। फिर याद रखो इन चीजों को कि हप एच और पी की इक्वल कर दो, नकल एंड सी एस आई, हप नकल कसाई, हप एनसीएल नकल और सी एस आई कसाई, ये तीन बातें याद करते पूरा टेबल बन गया हमारा। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, हमारी बात चल रही थी कि फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं। तो फ्री रेडिकल बनते हैं होमोलिटिक क्लीवेज से, फ्री रेडिकल बनते हैं होमोलिटिक क्लीवेज से। फ्री रेडिकल्स रिएक्टिव होते हैं क्यों, ड्यू टू द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसको निकालने के लिए हमें दो कंडीशंस आ गई थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जरूरत पड़ी थी, इसलिए हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ट भी याद कर लिया जिनकी हमें जरूरत होती है। बात क्लियर। अब है फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक होते हैं या डायामैग्नेटिक होते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा क्या बेटा। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं नेक्स्ट उसमें। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। हाँ, अभी वही समझाना है कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है और डायामैग्नेटिक क्या होता है। जब पहले इसको समझ लोगे तब उसमें पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बता दोगे। तो which of the following species is paramagnetic। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पैरामैग्नेटिक है। ए CH3 फ्री रेडिकल, बी H फ्री रेडिकल, सी Cl फ्री रेडिकल, डी ऑल सभी। देखो बेटा फ्री रेडिकल्स हैं तो पैरामैग्नेटिक है, डी ऑल। अब इसका सॉल्यूशन ऐसे समझें, जिनको आता है उन बच्चों को तो 1 सेकंड में आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं आता वो पहले ये समझ ला पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं और डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक those substances which are attracted by the magnets are known as paramagnet। कौन से सब्सटेंस, those substances वे पदार्थ जो कि मैग्नेट के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, अट्रैक्ट किए जाते हैं। those substances which are attracted toward magnets, attracted by magnets, attracted by magnets are पैरामैग्नेटिक। वे पदार्थ जो मैग्नेट्स के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं पैरामैग्नेटिक कहलाते। इनकी पहचान क्या है, तो these contains unpaired electron, these contains अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, बिना जोड़ीदार। तो फ्री रेडिकल में भी एक इलेक्ट्रॉन कैसा बचा रहता है, अभी बताया फ्री रेडिकल में या तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 तो जोड़े बना लेंगे और एक कैसा बचा रहेगा, बिना जोड़ीदार या अनपेयर्ड बचा रहेगा। इसी वजह से वो पैरामैग्नेटिक होगा। Those species which has unpaired electron are paramagnetic in nature। आप ऐसे बोल सकते हैं आप, those species which has
unpaired electrons are paramagnetic in nature. तो देखो बेटा, इस डायग्राम में CH तरीके में आपने देखा क्या है, CH और H एक जोड़ीदार हैं, ये भी जोड़ीदार हैं बॉन्ड के अंदर ये भी पेयर्ड हैं, जोड़ीदार हैं, लेकिन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो अनपेयर्ड है। कैसा है बेटा? अनपेयर्ड। इसलिए क्या होगा? पैरामैग्नेटिक हो गया। ऐसे ही H के अंदर तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है बेचारा, वो कहीं जोड़ा बना ही नहीं पाया, तो अनपेयर्ड है। क्या ये अनपेयर्ड है? ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। ऐसे Cl के अंदर भी बेटा, इसके आउटर मोस्ट सेल में, जैसे हम ये बात कर रहे हैं, इसमें ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 7वां इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ीदार हो गया, दूसरा जोड़ीदार हो गया, तीसरा जोड़ीदार हो गया, लेकिन एक क्या है, क्या हो गया? लास्ट वाला जो क्या हो गया? अनपेयर्ड। Cl के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या इसके लोन पेयर आप बनाओ या मत बनाओ? इसमें आप देख रहे हैं ध्यान से, ये जो है पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, इनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। 3 लोन पेयर है इसके ऊपर, जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं लेकिन पेयर हो, बॉन्ड नहीं बना रहे लेकिन पेयर हैं, लोन पेयर। 3 लोन पेयर है इसके पास। और एक क्या है बेटा? ये अनपेयर्ड। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक। इसमें आंसर क्या आ गया? ऑल। अब बात आती है कि जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कैसे? डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक को भी थोड़ा डिफाइन कर लो। डायामैग्नेटिक क्या होता है यहां पर? the substances which are repelled by magnets are diamagnetic. ठीक है, diamagnetic. These substances which are repelled by magnets are diamagnetic, and these don't contains unpaired electrons. एग्जाम्पल है इनका भी बेटा। इनका एग्जाम्पल क्या है? कैटाइंस एंड एनाइंस। देखिए बेटा कैसे, CH3 कार्बन कैटाइन है और CH3 माइनस डॉट डॉट है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चेक करो? कार्बन, हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ीदार, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ीदार, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ीदार। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 0 हो गया डायमैग्नेटिक। इसमें ध्यान से देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस यहाँ रखे हुए साथ में। तो बेटा ये भी बॉन्ड के अंदर जोड़ीदार, बॉन्ड के अंदर पेयर्ड, और ये भी एक लॉन पेयर के रूप में पेयर्ड। ऑल पेयर्ड हैं। अनपेयर्ड, ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 मतलब डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 मतलब डायामैग्नेटिक। बात क्लियर हो गई? तो आज हमने क्या है, होमोलिटिक क्लीवेज पढ़ा है। अब इसमें थोड़ा सा एक बात और बोल देता हूं, होमोलिटिक क्लीवेज को कंप्लीट करते हैं। तो homolysis results in the formation of फ्री रेडिकल्स। ठीक है, होमोलिसिस से क्या बनते हैं बेटा? फ्री रेडिकल्स बनते हैं।
free radicals are reactive due to, समराइज कर देते हैं बेटा इसको जल्दी से। free radicals are reactive due to incomplete octet, free radicals are paramagnetic due to presence of unpaired electron की प्रेजेंस की वजह से। पैरामैग्नेटिक नेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना पैरामैग्नेटिक है, कोई कम है तो कोई ज्यादा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट आता है म्यू इक्वल टू रूट n+2 बोहर मैग्नेटॉन। ये फॉर्मूला है बेटा पैरामैग्नेटिक नेचर कितना है। इसके लिए n क्या है, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये bm क्या है, bm है बोहर मैग्नेटॉन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बोहर मैग्नेटॉन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज बोहर मैग्नेटॉन। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज बोहर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है, बोहर मैग्नेटॉन। जिसके अंदर ज्यादा बोहर मैग्नेटॉन आ जाएगा वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक, जिसके अंदर कम बोहर मैग्नेटॉन आएगा वो कम पैरामैग्नेटिक। अब लास्ट वन इज होमोलिसिस इज फेवर्ड बाय। अब कैसे पता करें कि होमोलिसिस ही हुआ है। होमोलिसिस इज फेवर्ड बाय, होमोलिसिस इज फेवर्ड बाय। बताओ बेटा होमोलिसिस हुआ है इसका पता कैसे करेंगे। होमोलिसिस इज फेवर्ड बाय, पहला प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस हो तो होमोलिसिस फेवर किया जाएगा। दूसरा प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यदि पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो भी होमोलिसिस फेवर किया जाएगा। और थर्ड है हाई टेम्परेचर फेवर्स, लगभग 400-500 डिग्री सेल्सियस हो तो भी होमोलिसिस होगा। ठीक है, बात क्लियर बेटा। तो होमोलिसिस के लिए आप एरो के ऊपर क्या लिख दोगे, जैसे CH3 है CH4 और इसमें आपने 500 डिग्री सेल्सियस या लिख दिया तो आप CH3 फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल बना सकते हैं, हाई टेम्परेचर। अब किसी ने कहा Cl2 है, यहां प्रेजेंस ऑफ ROOR पेरोक्साइड, डाई एल्काइल पेरोक्साइड, और फिर इसको थोड़ा सा गर्म किया तो Cl फ्री रेडिकल बना दो। बात समझ में आ गई। पेरोक्साइड की प्रेजेंस भी क्या करती है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को इनिशिएट करती है। और तीसरा Cl2+ लाइट लिख दिया किसी एरो के ऊपर, लाइट या HNO, तब भी आप फ्री रेडिकल प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट इस होमोलिसिस का, एक लास्ट पॉइंट, दोज रिएक्शंस which involves free radicals are called as non-polar reactions। non-polar reactions कौन सी रिएक्शंस, और होमोपोलर रिएक्शंस, आज के लिए बेटा होमोलिसिस में इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेटेरोलिसिस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हेटेरोपोलर रिएक्शंस बोली जाएंगी, आयनिक रिएक्शंस बोली जाएंगी, क्योंकि इसमें हेटेरोलिसिस में आयंस बनेंगे और जिन रिएक्शंस में आयंस बनते हैं उनको आयनिक रिएक्शंस बोलते हैं।
और जिनमें आयंस नहीं बनते हैं उनको नॉन पोलर रिएक्शंस या होमोपोलर रिएक्शंस बोलते हैं। थैंक यू बेटा।